क्या आपने कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जो सिर्फ अपने जादुई स्पर्श से महिलाओं की जिंदगी बदल देता है? चलिए मैं आपको सोनू की अविश्वसनीय कहानी बताता हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सब कैसे हैं? तो हम हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लैला के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरुआत में हम सोनू नाम के एक युवा लड़के से मिलते हैं। उसकी माँ एक ब्यूटिशियन है जो दुल्हनों और शादियों के लिए मेकअप करती है। सोनू अक्सर उसके साथ जाता है और चुपचाप उसका काम देखता है, हर छोटी बड़ी तरकीब सीखता है। सोनू की माँ मन ही मन चाहती है कि उसका बेटा न होकर बेटी हो, इसलिए कभी कभी वो सोनू को लड़कियों की तरह कपड़े पहनाती है और तस्वीरें खींचती है। सालों बाद सोनू की माँ उसके लिए मुख्य बाजार में एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। सोनू इसे फलते फूलते देखकर रोमांचित होता है। वो पार्लर को बेहतर बनाता है और स्टाफ को काम पर रखता है, एक रिसेप्शनिस्ट और कुछ कर्मचारी। कारोबार दिन रात फल फूल रहा है। हालांकि हर कोई खुश नहीं है। समुदाय के कुछ पुरुष सोनू की सफलता से असहज महसूस करते हैं। एक रात शराब पीने के दौरान वे सोनू के पार्लर में तोड़फोड़ करने की योजना बनाते हैं। कुछ लोग इसे आग लगाना चाहते हैं, दूसरे इससे भी बुरा चाहते हैं। वे खलील नामक एक स्थानीय सख्त आदमी को गुप्त रूप से इसकी देखभाल करने के लिए रखने पर भी विचार करते हैं। खलील उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो वफादार है और अपने ग्राहकों को नहीं बताएगा। इस बीच सोनू के पार्लर में उत्साह का माहौल है, क्योंकि आज माला की गोद भराई है, जो पड़ोस की एक प्यारी महिला है। सभी महिलाएं सबसे अच्छी दिखना चाहती है और सोनू का जादुई स्पर्श उन्हें चमका देता है। महिलाओं का मानना है कि अगर सोनू उन्हें छूता है तो उनकी सुंदरता पहले से कहीं ज्यादा चमक जाती है, जिससे उनके पति थोड़े ईर्ष्यालु हो जाते हैं और अपनी जेब के बारे में चिंतित हो जाते हैं। लेकिन सोनू हर महिला को अपनी बहन की तरह मानता है और ईमानदारी से उनकी मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई महिला वजन बढ़ने और पति के झगड़ने की शिकायत करती है तो सोनू एक चतुर योजना सुझाता है। अपने पति के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाए ताकि उसका वजन बढ़े, जबकि आप अपना वजन कम करें। सोनू की रचनात्मकता यही नहीं रुकती। जब ज्योति उसे बताती है कि उसके पति का तेल का व्यवसाय संघर्ष कर रहा है, तो वो केवल एक छोटा सा भौं उपचार चाहती है। सोनू उसे इसके बजाय एक पूर्ण फेशियल आजमाने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपनी तस्वीर और सुंदरता के बारे में एक आकर्षक नारे के साथ तेल का प्रचार करने का सुझाव देता है। भले ही ज्योति को लागत की चिंता हो, लेकिन सोनू तुरंत उसके खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है, ये कहते हुए कि व्यवसाय में सुधार होने पर वापस भुगतान करने की कोई जल्दी नहीं है। देखिए सोनू की दयालुता और प्रभाव कितने दूरगामी हैं। ये उनकी प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत है। जब ब्यूटी पार्लर में प्यार, प्रतिद्वंद्विता और खतरा आपस में टकराते हैं तो चीजें विस्फोटक हो जाती है। सोनू की अविस्मरणीय यात्रा से मिलिए। एक दिन प्रीति, स्थानीय एसआई की पत्नी, सोनू के ब्यूटी पार्लर में जाती है। वो बिना इंतजार किए या पैसे दिए हीरोइन की तरह मेकअप करवाना चाहती है ताकि रात में एसआई को प्रभावित कर सके। सोनू की रिसेप्शनिस्ट उसे जल्दी से सूचित करती है। सोनू मजाक में कहता है, तो कमला की बहन को भी बुलाओ। आप देखिए, कमला एसआई की असली पत्नी है, जबकि प्रीति उसकी गुप्त प्रेमिका है। जब कमला को इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाती है और पार्लर की ओर भागती है। सोनू बाहर निकलता है और प्रीति से पूछता है कि क्या वह किसी मेहमान से मिलना चाहती है। इसके बाद दोनों महिलाओं के बीच तीखी बहस होती है, जिससे भीड़ जुट जाती है। सड़क पर चल रहे इस नाटक को रिकॉर्ड करते समय फोन बाहर आ जाते हैं। एसआई आता है और लड़ाई को रोकता है। दोनों महिलाएं उसे डांटती है और कहती है कि वो फिर कभी अपना चेहरा न दिखाए। कमला ने सोनू को धन्यवाद देते हुए कहा कि आखिरकार उसकी वजह से उसे अपने पति का असली स्वरूप पता चला। एसआई क्रोधित होकर सोनू से बदला लेने की योजना बनाता है, लेकिन सोनू की बहन साहसपूर्वक अपना फोन लेकर आगे आती है और उसे सोनू पर हाथ डालने की चुनौती देती है। एसआई पीछे हट जाता है। इस बीच कैदी से मिले चिरंजीवी का एक कट्टर प्रशंसक, जो अपने बेटे रुस्तम के लिए एक आदर्श दुल्हन की तलाश कर रहा है, मैचमेकर द्वारा सुझाई गई हर लड़की को ठुकराते हुए वो जोर देकर कहता है कि उसकी बहू चिरंजीवी की किसी फिल्म की नायिका जैसी दिखनी चाहिए। रुस्तम क्रोधित और निराश होकर बकरे के मांस की दुकान चलाता है। एक दिन एक आदमी रुस्तम के पिता का अपमान करता है, जिससे रुस्तम का गुस्सा भड़क उठता है। वो उस आदमी को बकरियों के ढेर में फेंक देता है। अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प करता है। शहर में वापस भ्रष्ट एसआई
एक रेस्तरां में रिश्वत लेता है। खलील, स्थानीय दबंग आदमी, एसआई के पास जाता है और सोनू के प्रभाव में अपनी पत्नी को खोने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। खलील रिश्वत के पैसे वापस करता है और एक खौफनाक मांग करता है। एक संगीतकार के लिए उंगलियां सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक ब्यूटिशियन के लिए भी यही बात है। मुझे सोनू की उंगलियां चाहिए, लेकिन कटी हुई। खलील गुंडों को सोनू को सड़क दुर्घटना में फंसाने के लिए किराए पर लेता है, लेकिन सोनू बाल बाल बच जाता है। बाद में खलील सोनू से सीधे भिड़ जाता है, लेकिन सोनू का ध्यान जेनी नाम की एक खूबसूरत लड़की पर जाता है। उसे जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित सोनू फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी भद्दी टिप्पणियों से हद पार कर जाता है। जेनी प्रभावित नहीं होती, उसे अपमानजनक होने के लिए कहती है। बिना रुके सोनू अगले दिन उसके जिम में उसका पीछा करता है। उसकी लड़ाई कौशल से प्रभावित होकर वो वहां प्रशिक्षण लेने के लिए कहता है, लेकिन जेनी कहती है कि केवल महिलाएं ही प्रशिक्षण ले सकती हैं। सौभाग्य से जिम मालिक, जो सोनू का ग्राहक भी है, सोनू को शामिल होने की अनुमति देता है। जेनी को उसे प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो सख्त और कठोर है, जिससे उसे भारी वजन उठाने और अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सोनू मोहित होकर बिना किसी शिकायत के आज्ञा का पालन करता है। अगले दिन जेनी उसे देर से आने के लिए सजा देती है। उसे मैदान के 5 चक्कर लगाने के लिए कहती है। जब सोनू को उसकी सहन शक्ति पर संदेह होता है तो जेनी मजाक उड़ाती है, एक ब्यूटिशियन में सहन शक्ति कैसे हो सकती है? लेकिन सोनू उसे चौंका देता है। जेनी को अपने कंधों पर उठा लेता है और बिजली की गति से 5 चक्कर लगाता है, जिससे जेनी चकित रह जाती है। जब एक साधारण ब्यूटिशियन का जादू लोगों की जिंदगी को छूता है तो ईर्ष्या एक युद्ध को जन्म देती है। क्या वह अपने सपनों को विनाश से बचा सकता है? एक व्यस्त शहर में रिंकू रहता था, एक प्रतिभाशाली ब्यूटिशियन जिसने अपनी दिवंगत मां से ये कला सीखी थी। एक बच्चे के रूप में उसने शादियों में उसे ध्यान से मेकअप करते हुए देखा था और उसके जैसा बनने का सपना देखा था। हालांकि वो अपनी मां के प्यार भरे हाथों से एक लड़की की तरह तैयार होकर बड़ा हुआ, लेकिन इसने उसे दूसरों को सुंदर बनाने के बारे में और अधिक कुशल और भावुक बना दिया। रिंकू ने अपना खुद का सैलून ग्लो गली खोला, जहां वो आने वाली हर महिला को आत्मविश्वास और सुंदरता देता था। चाहे वो अपने बड़े दिन की तैयारी कर रही दुल्हन हो या स्वीकृति की चाहत रखने वाली शर्मीली लड़की, रिंकू के जादुई ब्रश ने न केवल उनके चेहरे बल्कि उनकी आत्मा को भी बदल दिया। उसका सैलून शहर भर में चर्चा का विषय बन गया, जहां हर जगह से महिलाएं आकर्षित हुई, जिन्होंने न केवल अपने रूप बल्कि अपने दिल से भी उस पर भरोसा किया। उनकी दयालुता तब झलकती है जब उन्होंने एक संघर्षरत मां की मदद की, उसकी बेटी को स्टार जैसा बनाने का वादा किया और यहां तक कि एक लड़की की शादी की तस्वीर को उत्पाद पैकेज पर चमकाने में मदद की, जिससे बिक्री में उछाल आया। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां छायाएं भी होती है। ईर्ष्यालु पति, कटु पुरुष और भरत सिंह नामक एक असंतुष्ट स्थानीय पुलिस अधिकारी रिंकू के बढ़ते प्रभाव से नाराज हो गए। भरत की पत्नी और उसकी मालकिन दोनों रिंकू के जादू में आ गई और उनके अपमान ने उसके क्रोध को भड़का दिया। एक कुख्यात ठग रफीक के साथ उन्होंने रिंकू की प्रतिष्ठा और व्यवसाय को बर्बाद करने की साजिश रची। एक दिन भरत ने सैलून के बाहर रिंकू का सामना किया, लेकिन जब चीजें हिंसक हो गई तो रिंकू ने खुद का बचाव किया और एक भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसने अपने फोन पर दृश्य रिकॉर्ड किया। वीडियो वायरल हो गए, जिससे सार्वजनिक विवाद पैदा हो गया। अराजकता के बावजूद रिंकू शांत रहा। उसका ध्यान जेनी पर चला गया, एक भयंकर मार्शल आर्टिस्ट जो पास के जिम को चलाती थी। हालांकि उसने उसे उसके बोल्ड शब्दों के लिए डांटा, लेकिन रिंकू उसकी ताकत और सुंदरता से मोहित हो गया। उसने उसे प्रशिक्षित करने के लिए विनती की और वो सहमत हो गई, केवल कठिन कसरत के साथ उसे चुनौती देने के लिए, जिसने उसे उसकी सीमाओं तक धकेल दिया। उनका रिश्ता खिल उठा, जिससे वे दोनों हैरान रह गए। इस बीच रफीक ने रौनक से संपर्क किया, जो एक घमंडी आदमी था और एक आदर्श दुल्हन की तलाश में जुनूनी था, जो एक फिल्म स्टार की तरह दिखती हो। रौनक ने कई लड़कियों को ठुकरा दिया था, जब तक कि एक दिन सुंदरी नाम की एक सांवली लड़की रिंकू के सैलून में नहीं आई। अपने हुनर से रिंकू ने उसका रूप इतनी खूबसूरती से बदल दिया कि रौनक तुरंत उसके प्यार में पड़ गया। उन्होंने जल्द ही शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद जब सुंदरी का असली चेहरा सामने आया तो रौनक ने विश्वासघात महसूस किया। गुस्से में उसने अपने आदमियों को ग्लो गली को नष्ट करने के लिए भेजा। अपनी मां के सपने को टूटते देख रिंकू का दिल टूट गया और हमलों ने उसे पस्त और हताश कर दिया। जेनी उसे बचाने आई और हिंसक भीड़ से बचने में उसकी मदद की। जल्द ही खबर आई
कि रौनक की शादी में इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल की वजह से सैकड़ों लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। मीडिया ने रिंकू पर इस उत्पाद का प्रचार करने के लिए उंगली उठाई, जिससे रातों रात लोगों की राय उनके खिलाफ हो गई। लेकिन रिंकू ने हार नहीं मानी। जेनी और अपने वफादार ग्राहकों के साथ उसने हिम्मत, बुद्धि और सच्चाई का इस्तेमाल करते हुए जवाबी हमला किया। अदालत और सड़कों पर उसने दुनिया को दिखाया कि सच्ची सुंदरता सिर्फ दिखावे से नहीं, बल्कि दयालुता और ईमानदारी से आती है। अंत में रिंकू का सैलून फिर से खुल गया, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और चमकदार। ये इस बात का सबूत है कि ईर्ष्या और क्रूरता के सामने भी प्यार और जुनून से रंगे सपने कभी फीके नहीं पड़ते। जब खतरा आता है तो एक साहसिक परिवर्तन सब कुछ बदल सकता है, लेकिन सच्चाई के लिए लड़ाई ही असली लड़ाई है। विनाशकारी शादी के बाद विधायक बाबूराव की सेहत भी खराब हो गई, क्योंकि मिलावटी खाना पकाने के तेल के बारे में अफवाहें फैली। भ्रष्ट एसआई ने मौके का फायदा उठाया और एक इंटरव्यू में सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि मीनार ऑयल के मालिक सोनू को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। सोनू के चाचा जेनी और रिसेप्शनिस्ट ने उसे तुरंत चेतावनी दी, सोनू तुम्हें छिप जाना चाहिए, वहां बहुत खतरा है। लेकिन सोनू ने यह कहते हुए मना कर दिया, नहीं, मैं झूठे आरोपों से अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा, मैं सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन जैसे ही तुम अपना चेहरा दिखाओगे गुंडे तुम्हें निशाना बनाएंगे और पुलिस भी इसे आसान नहीं बनाएगी। सोनू ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मेकअप का हुनर कब काम आएगा? मेरी मां मुझे बचपन से लैला कहती थी, अब मेरे लिए लैला बनने का समय आ गया है। इसके बाद सोनू ने शानदार बदलाव के साथ नाटकीय रूप से अपना रूप बदला। लैला नाम की एक खूबसूरत महिला बन गई। रुस्तम के घर पर एक खूबसूरत महिला ने उसके लकवाग्रस्त ससुर की देखभाल की। रुस्तम गुस्से में था, पिताजी, आपने इतनी सारी अच्छी लड़कियों को ठुकरा दिया, लेकिन आखिरकार आप उसके साथ हो गए। मैं उसकी गोरी त्वचा से धोखा खा गया। आप सभी को अपनी रिसर्च करनी चाहिए थी। रुस्तम की मां ने शांति से जवाब दिया, भाग्य जो लिखता है वो अपरिहार्य है, आपको जो मिला है उसे स्वीकार करना चाहिए। बाद में उत्तम को पता चला कि रुस्तम और सुंदरी भाग गए हैं। उसका ब्यूटी पार्लर बॉम्बे की एक मेकअप आर्टिस्ट लैला को बेच दिया गया था। जब उत्तम ने पास में एक नया पार्लर खुला देखा तो वो क्रोधित हो गया और उसे बंद करने चला गया। लेकिन लैला से मिलने पर उत्तम और इमाम दोनों नरम पड़ गए। लैला ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैंने तुम्हारे जैसा बॉडी बिल्डर कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। सच कहूं, जब मैं तुम्हें देखती हूं तो मुझे कुछ महसूस होता है। तुम मेरे पार्लर में क्यों नहीं आते और मेरे पहले ग्राहक बन जाते? रुस्तम। उत्साहित रुस्तम ने बिना किसी हिचकिचाहट के लैला का अनुसरण किया। घर पर रुस्तम ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे प्यार हो गया है। वो चाकू लेकर उसका पीछा करती हुई चिल्लाने लगी, तुमने एक शादी करके अपने पिता को अपंग बना दिया, एक सेकंड के बारे में भी मत सोचना। रुस्तम अपने कमरे में भाग गया। सुंदरी ने अपनी सास से कहा, कठोर मत बनो, अगर वो प्यार में है तो उसकी खातिर लड़की से मिलो। इस बीच सोनू अब लैला किसी और के कौशल पर संदेह करते हुए कहीं और मेकअप करवाने से हिचकिचा रही थी। लोगों ने कानाफूसी की कि सोनू ने ज्योति की मदद की है, लेकिन ज्योति गायब थी। सोनू का नाम साफ करने में विफल रही। उन्हें संदेह था कि तेल कंपनी के घोटाले के पीछे ज्योति के पति नागराज का हाथ है। एक दिन उन महिलाओं को एक संदेश मिला, अगर तुम सोनू से मिलना चाहती हो तो यहां आओ। अगली रात लैला उन्हें एक गुप्त बैठक में ले गई और बताया, मैं सोनू हूं, पार्लर में आप सभी का स्वागत है। हर कोई भावुक और चिंतित था, पूछ रहा था कि सोनू ने पार्लर के लिए इतना जोखिम क्यों उठाया। सोनू ने अपनी दर्दनाक कहानी साझा की, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता मेरी मां के साथ दुर्व्यवहार करते थे। एक दिन वे गायब हो गए, हम किराया नहीं दे पाए और हमें घर से निकाल दिया गया। अब्दुल अंकल, हालांकि मुस्लिम थे, उन्होंने हमें अपने साथ रखा। उन्होंने मेरी मां को परिवार की तरह रखा और उन्हें सिलाई, कढ़ाई और मेकअप करना सिखाया। 12 साल तक उन्होंने अथक परिश्रम किया। मैंने उनके लिए ये पार्लर शुरू किया। एक दिन वो मेरी कुर्सी पर बैठी और मुझसे अपना मेकअप करने के लिए कहा। उसके बाद उनका यहां निधन हो गया। ये स्थान मेरे लिए पवित्र है और मैं उनके सपनों को जीवित रखूंगा। सभी की आंखों में आंसू भर आए। बाद में पार्लर वापस जाते समय पुलिस ने लाइसेंस जांच के लिए सोनू को रोका। लैला के वेश में सोनू का लाइसेंस दिखाना संदेह पैदा करता है। एसआई ने उस पर उसे रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप लगाया, लेकिन लैला के आकर्षण ने उसका ध्यान भटका दिया। एसआई ने उसे अपनी कार में आमंत्रित किया और उसका फायदा उठाने की कोशिश की। रुस्तम के सामने आते ही लैला की मुस्कान फीकी पड़ गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बुलाया था। लैला ने मासूमियत का नाटक किया और रोते हुए कहा, मैं अपना लाइसेंस भूल गई थी और एसआई ने मुझे परेशान करने की कोशिश की थी। रुस्तम ने गुस्से में एसआई का सामना किया
और तीखी बहस के बाद उसने लैला को सुरक्षित घर पहुंचाया। कल मेरा जन्मदिन है, रुस्तम ने कहा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रुस्तम के जन्मदिन पर उसकी मां ने जांच की कि क्या लैला का गोरापन सिर्फ दिखावा है। ऐसा नहीं था, लैला वाकई बहुत खूबसूरत थी। रुस्तम ने खुशी से जश्न मनाया, लैला के साथ नाचते हुए, जबकि सुंदरी, जिसे ईर्ष्या होने की उम्मीद थी, ने कुछ नहीं कहा। अचानक रुस्तम के अतीत के गुंडे पार्टी में घुस आए। वे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन लैला के प्रति उसके प्यार को देखना बंद कर दिया। गिरोह के नेता ने रुस्तम को बांध दिया और लैला को धमकाया। लैला के ब्लाउज में छिपे संतरे देखकर उसने उसका रहस्य उजागर करने की धमकी दी। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, लैला ने गुंडों को भगाते हुए जमकर लड़ाई की। नेता ने हमला करने के लिए चाकू निकाला, लेकिन रुस्तम ने उसे पकड़ लिया, जिससे उसका हाथ कट गया। लैला के माथे पर खून गिर गया और रुस्तम ने खुशी से घोषणा की, अब तुम मेरी हो। उस रात जैनी ने सोनू को चेतावनी दी, इस भेष में खुद को खोने से सावधान रहना। रुस्तम को लैला की पहचान पर संदेह हुआ और उसने ताराम से भिड़ गया, जिसने दावा किया कि लैला वो नहीं थी जो वो दिखती थी। लैला ने बीच में टोकते हुए ताराम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। वो कहता है कि तुम अंदर से एक आदमी नहीं हो, और अगर मैं तुमसे शादी करती हूं तो तुम मेरी चौथी पत्नी बनोगी। उसने रुस्तम को चुमा, उसे शांत किया और ताराम को दूर रहने की धमकी दी। अगले दिन लैला पुलिस स्टेशन गई। अभिभूत होकर उसने कबूल किया कि वो डर गई थी और उसने ऐसी बातें कही जो उसका मतलब नहीं था। वो रुस्तम से प्यार करती थी, लेकिन उनके अलग होने से डरती थी। इस बीच पार्लर की महिलाओं ने सोनू की बेगुनाही का दावा करते हुए ज्योति और नागराज को इस योजना के लिए दोषी ठहराया। वे नागराज को खोजने के लिए दृढ़ थी। भ्रष्ट एसआई ने ज्योति और नागराज को फंसाने के लिए लैला का इस्तेमाल करने की योजना बनाई, ताकि एक ढाबे पर उनकी मुलाकात हो सके और उन सभी को गिरफ्तार किया जा सके। लैला की योजना से एसआई खुश हो गया। जब रुस्तम ने सुना कि लैला को थाने बुलाया गया है, तो उसे एसआई का असली रंग समझ में आ गया। जब प्यार जुनून में बदल जाता है तो केवल चतुराई ही दिन बचा सकती है। देखे कि लैला कैसे पलटवार करती है। रुस्तम की ईर्ष्या बेकाबू हो गई। उसने जल्दी से पंडित से संपर्क किया और लैला की सहमति के बिना शादी की तारीख तय कर दी। इसके तुरंत बाद उसने गर्व से उसे शादी का निमंत्रण कार्ड थमा दिया। कार्ड को देखते ही लैला का दिल बैठ गया। वो रुस्तम के चंगुल से कैसे बच सकती थी? वो बहुत ज्यादा अधिकार जताने वाला, बहुत ज्यादा चिपचिपा होता जा रहा था। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उस रात लैला ने रुस्तम को बुलाया और उससे मिलने के लिए कहा। जब वो पहुंचा तो एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई। उसका चेहरा कपड़े के पीछे छिपा हुआ था। उसने तुरंत रुस्तम को गले लगा लिया और दोनों एक निजी कमरे में गायब हो गए। लेकिन जल्द ही लैला ने चाल का खुलासा किया। ये वो नहीं थी, बल्कि एक महिला थी जिसे उसने अपने स्टैंड इन के रूप में काम करने के लिए रखा था। जब रुस्तम विचलित था, लैला ने उसका जमकर सामना किया। तो ये ऐसा ही है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इसलिए हमने ब्रेकअप कर लिया। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर तुमने कभी फिर से मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं कसम खाती हूं कि मैं फेविकोल पीकर सब खत्म कर दूंगी। रुस्तम का दिल टूट गया और वो रोने लगा। वो घर भागा और अपने परिवार को समझाया, लैला मुझे गलत समझ रही है, मैंने कभी उसके साथ धोखा नहीं किया। सुंदरी ने उसे धीरे से दिलासा दिया, चिंता मत करो, जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो तुम्हारे पास वापस आएगी। एक बरसात की शाम सुंदरी ने रुस्तम की देखभाल की। उसके बालों को कोमलता से सुखाया। पल अंतरंग हो गए और कुछ समय के लिए उनकी नजदीकियां खिलने लगी। लेकिन अगली ही रात बेचैन रुस्तम लैला के पार्लर में वापस आ गया। गर्व से उसने अपनी छाती पर लैला के नाम का एक नया टैटू दिखाया। हम इस रविवार को शादी कर रहे हैं, कृपया हाँ कह दे। लैला ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मैं पहले ही आगे बढ़ चुकी हूं। अगर एसआई साहब का हस्तक्षेप नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि मैं कहां होती। मैं शायद अवसाद में डूब जाती। लेकिन अब एसआई साहब ईर्ष्यालु हो गए हैं और ये राहत की बात है। दृश्य सड़क किनारे ढाबे पर बदल गया, जहां लैला को नागराज से मिलना था। पुलिस और आदमी चारों ओर छिपे हुए थे, उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे। अचानक एक बस आई जिसमें महिलाओं का एक समूह था, जिसने नागराज का अपहरण कर लिया। इस अफराद फरी में किसी ने लैला का भी अपहरण कर लिया। इस नए मोड़ को कैसे संभालना है ये समझ में नहीं आ रहा था। बाद में खबर सामने आई, रुस्तम ने लैला को चुपके से नशीला पदार्थ खिला दिया था और उसे बेहोश कर दिया था, ताकि शादी के लिए मजबूर किया जा सके। पंडित जी ने घोषणा की, शादी का समय निकट है, दुल्हन को होश में लाओ। लेकिन रुस्तम ने दृढ़ता से कहा, नहीं, अगर वो अभी जागती है तो वो एक तमाशा खड़ा कर देगी। हम शादी और शादी की रात तब तक मनाएंगे जब तक वो बेहोश है। वो कल जाग सकती है। जैसे ही रुस्तम ने समारोह शुरू किया,
एई ने अफरातफरी मचाते हुए दखल दिया। लैला अचानक जाग गई। दोनों पुरुषों को अपने लिए लड़ते हुए देखकर उसने खुद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन हाथापाई में उसकी विग एक खंभे पर फंस गई और उतर गई। खुद को छिपाने के लिए बेताब लैला ने उनकी नजरों से बचने की कोशिश की, लेकिन खलील ने उसकी ओर इशारा किया। वो कूदकर मुक्त हो गई, लेकिन उसके हाथ में जो संतरा था वो गिरकर पैरों के नीचे कुचल गया। तब उसे एहसास हुआ कि असल में क्या चल रहा था। ये सब एक जाल था। रुस्तम क्रोधित होकर चिल्लाया, मैंने तुम्हारी तस्वीर सबको दिखाई। मैं तुम्हारे साथ एक शानदार डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता था। क्या गड़बड़ है? लैला शांत लेकिन दृढ़ निश्चय ने समझाया, तुम हमेशा मेरी योजना का हिस्सा थे। मेरा कभी भी तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन किस्मत ने तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। मुझे माफ कर दो। रुस्तम अभिभूत होकर सब कुछ खत्म करना चाहता था। वो घर गया और अपने गले पर चाकू रख लिया। सुंदरी ने उसे रोकते हुए धीरे से कहा, निराश क्यों हो? तुम सुंदर और योग्य हो। तुम्हें लैला से बेहतर कोई मिल जाएगा। अचानक सुंदरी को उल्टी होने लगी, जिससे सभी को पता चला कि वो रुस्तम के बच्चे को जन्म दे रही है। रुस्तम की मां ने फिर धीरे से कहा, वो भले ही सबसे सुंदर न हो, लेकिन उसका दिल साफ है। उसने तुम्हारे पिता की देखभाल की और इस घर को साथ रखा। तुम दिखावे के प्रति अपने जुनून को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकते। सुंदरी से प्यार करो, दूसरी शादी के विचार को भूल जाओ। आखिरकार रुस्तम मान गया। रुस्तम और सुंदरी का भविष्य तय होने के बाद ध्यान फिर से सोनू पर आ गया। एसआई ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया और मामला अदालत में चला गया। सोनू ने बहादुरी से अपनी सच्चाई बताई, लेकिन सबूतों के बिना जज हिचकिचा रहे थे। फिर ज्योति ने आगे आकर खुलासा किया कि कैसे उसके पति ने मिलावटी तेल बेचने के अपने अपराधों को छिपाने के लिए सोनू का इस्तेमाल किया। मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा था। जब व्यापार विफल हो गया तो मैंने सोनू की मदद मांगी। मेरे पति ने हम दोनों को धोखा दिया, और जब मैंने बोलने की कोशिश की तो उसने मुझे चुप करा दिया। उसने एक गवाही दी। ज्योति के साथ साथ सभी महिला समूह ने सोनू की बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत में याचिका दायर की। पुरुषों ने सोनू पर अपराधी होने का आरोप लगाया, जिससे जज भ्रमित हो गए। तभी एक अप्रत्याशित वकील खड़ा हुआ। उसका एसआई से निजी प्रतिशोध था, जिसने महीनों पहले लाइव टीवी पर उस पर हमला किया था। उसने एसआई के अपराधों को गुप्त रूप से एक छिपे हुए कैमरे पर रिकॉर्ड कर लिया था। अदालत ने देखा कि एसआई ने सोनू को कैसे बर्बाद करने की योजना बनाई, कैसे वो उसे कुचलना चाहता था, और कैसे उसने नागराज से रिश्वत ली। जब नागराज ने मिलावटी तेल कंपनी के मालिक होने और एसआई को मुनाफे का आधा हिस्सा देने की बात कबूल की तो सब कुछ ठीक हो गया। एसआई के दुर्भावनापूर्ण झूठ का पर्दाफाश हुआ और सोनू को निर्दोष घोषित किया गया। भ्रष्ट एसआई को सजा का सामना करना पड़ा। सोनू ने खुशी खुशी अपना पार्लर फिर से खोल लिया, आजाद और विजयी। महीनों बाद रुस्तम ने अपने नवजात बेटे को खुशी से गोद में लिया। उसके पिता, जो एक बार लकवाग्रस्त हो गए थे, दवा और सुंदरी की देखभाल से धीरे धीरे ठीक हो गए। परिवार खुशी से फिर से जुड़ गया, प्यार और सच्चाई से ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। क्या आपको ये पसंद आई? मुझे टिप्पणियों में बताएं। अपना ख्याल रखें और देखने के लिए धन्यवाद।